नमस्कार बच्चों। अभी तक आपने शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत सेकंड चैप्टर में शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा। आपको मैंने 12 उद्देश्य बताएं, जिसमें अभी तक आपको मैंने व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यावसायिक उद्देश्य के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अब बच्चों, आज आपका 4th उद्देश्य है चरित्र निर्माण एवं नैतिक विकास का उद्देश्य। चरित्र निर्माण का उद्देश्य शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। चरित्र निर्माण एवं नैतिक विकास के उद्देश्य को प्राचीन काल में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इस उद्देश्य के प्रमुख समर्थक अरस्तु, प्लेटो, हर्बर्ट डीवी तथा गांधी, नेहरू, राधाकृष्णन आदि हैं। इन शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन तथा शारीरिक विकास ही नहीं, वरन चरित्र का विकास भी होना चाहिए। शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट इस विचार के प्रमुख समर्थक हैं। उनका कथन है कि शिक्षा के समस्त कार्य एक ही शब्द में प्रकट किए जा सकते हैं और वह शब्द है नैतिकता। हर्बर्ट के अनुसार सद्गुणों को प्राप्त करना शिक्षा का प्रमुख कार्य है। ज्ञान प्राप्त होने पर ही सद्गुणों की प्राप्ति संभव है। ज्ञान और चरित्र का घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान के अभाव में नैतिकता का विकास नहीं हो सकता। ज्ञान की प्राप्ति 2 प्रकार के वातावरण में होती है। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में रहकर व्यक्ति अनुभव, विचार और ज्ञान ग्रहण करता है, जो कि व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार मनुष्य के विचारों और कार्यों पर ही उसका आचरण निर्भर करता है। इन सब के प्रभावों से ही चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षा का कार्य यह है कि वह बालक की जन्मजात प्रवृत्तियों को परिष्कृत करके उन्हें इस प्रकार विकसित करे ताकि उसमें सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास हो। सद्गुणों को प्राप्त कर व्यक्ति समाज में सुख और शांति की स्थापना करता है और स्वयं चरित्रवान बनता है। चरित्रवान व्यक्ति को समाज आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। इस प्रकार इनका ये कहना है बच्चों कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य व्यक्ति का चरित्र निर्माण या नैतिक विकास माना जाए। यह उसके पक्ष और विपक्ष में तर्कों पर विचार करके निश्चित किया जा सकता है। बच्चों, चरित्र निर्माण शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होगा या नहीं, इसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए गए हैं। अगर बच्चों हम चरित्र निर्माण के उद्देश्य की आलोचना की बात करूं तो उसके पक्ष में भी तर्क दिए जाएंगे और विपक्ष में भी उसके कुछ तर्क होंगे। अब पक्ष में क्या तर्क दिया गया है ये सुनिए। चरित्र निर्माण के उद्देश्य की आलोचना। पक्ष में तर्क। चरित्रवान व्यक्ति को समाज में आदर प्राप्त होता है। दूसरा, सामाजिक दृष्टि से चरित्र का महत्व है। चरित्र उन गुणों का समूह माना जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना तथा समाज का भला करता है। उत्तम चरित्र होने से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इससे समाज में शांति और सुरक्षा रहती है। 3rd नंबर पर बच्चों, सभी शिक्षा शास्त्रियों व दार्शनिकों ने चरित्र निर्माण के उद्देश्य को महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। उनके विचार में हमारे कष्टों का कारण उत्तम चरित्र का अभाव है। डॉक्टर राधाकृष्णन का विचार है, भारत सहित सारे संसार के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा केवल बौद्धिक कसरत मात्र बन गई है और उसका नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य से कोई संबंध नहीं रहा। स्पष्ट है कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता एवं चरित्र का विकास होने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। 4th पॉइंट है, पक्ष में शिक्षा ही व्यक्ति में मानवता के गुणों का विकास करती है। अतः नैतिक गुणों के विकास के लिए शिक्षा को प्रयत्न करना चाहिए। हर्बर्ट ने शिक्षा में नैतिकता और चरित्र निर्माण पर अत्यधिक बल देते हुए कहा है कि नैतिकता को मानव जाति का और शिक्षा का सामान्य रूप से चरम उद्देश्य माना गया है। 5th, चरित्र निर्माण के उद्देश्य पर बल देते हुए स्पेंसर ने कहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। ये बच्चों उसके पक्ष में इन लोगों ने तर्क दिया है
कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण, एकमात्र उद्देश्य चरित्र का निर्माण होना चाहिए। पर इसके विपक्ष में भी कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने यह तर्क दिया है कि केवल हम चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र साधन नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? उसके विपक्ष में उन्होंने तर्क दिया है, चरित्र निर्माण के उद्देश्य को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। केवल सदाचार और नैतिकता मनुष्य के जीवन को सफल नहीं बना सकती। इन गुणों के साथ साथ मनुष्य में व्यावहारिकता, साहस, धैर्य, जीविकोपार्जन और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को परिवर्तित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। चरित्र बल के साथ साथ व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनना आवश्यक है। इसके पक्ष में बच्चों, विपक्ष में जिन लोगों ने तर्क दिया, उन्होंने सेकंड पॉइंट ये दिया कि इस उद्देश्य द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, क्योंकि यह उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्य के अधिक निकट है। इसके साथ साथ बौद्धिक एवं शारीरिक विकास को भी महत्व देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, इस उद्देश्य पर अधिक बल देने से अन्य उद्देश्यों की उपेक्षा होती है। फोर्थ पॉइंट है, चरित्र क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, यह विवादास्पद है। फिफ्थ पॉइंट है, चरित्र निर्माण पर अधिक बल देने से बालक की मूल प्रवृत्तियों का दमन होता है, जो कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हानिप्रद हो सकता है। उपयुक्त विवेचन के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विश्व के समस्त शिक्षा शास्त्री तथा दार्शनिकों ने इस उद्देश्य के महत्व को स्वीकार किया है, किंतु नैतिकता और चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं माना जा सकता। यह अन्य उद्देश्यों से अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बच्चों, ये चरित्र निर्माण का उद्देश्य शिक्षा का एक उद्देश्य है ज़रूर, लेकिन हम इसको एकमात्र उद्देश्य नहीं मान सकते, क्योंकि और भी बहुत उद्देश्य है, जैसे व्यावसायिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, वो भी शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए केवल चरित्र निर्माण को हम शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं मान सकते। अब आपका पांचवा उद्देश्य आता है नागरिकता के प्रशिक्षण का उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य? नागरिकता के प्रशिक्षण का उद्देश्य। अब देखिए बच्चों, एक प्रजातांत्रिक देश में शासन तंत्र देश की जनता या प्रजा के हाथ में होता है, परंतु प्रजा शासन स्वयं न करके अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संविधान प्रदत्त अपने अधिकारों का समुचित उपयोग करे, क्योंकि नागरिक समाज से अलग अस्तित्व नहीं रखता है। इस स्थिति की प्राप्ति के लिए ही व्यक्तियों को नागरिकता का प्रशिक्षण देना आवश्यक है। वास्तव में अधिकारों व कर्तव्यों में बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। बिना अधिकारों के कर्तव्यों का पालन नहीं हो सकता, तथा बिना कर्तव्यों के पालन का व्रत लिए व्यक्ति अधिकार संपन्न नहीं हो सकता। अतः शिक्षा द्वारा व्यक्ति को उसके अधिकारों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, तथा उन अधिकारों का उपयोग करने के लिए किन किन कर्तव्यों का व कैसे पालन करना चाहिए, इसका भी सम्यक ज्ञान दिया जाना चाहिए। प्रोफेसर लास्की के अनुसार अपनी शिक्षित बुद्धि को जन कल्याण में प्रयुक्त करना ही नागरिकता है। इसके लिए औपचारिक व अनौपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। औपचारिक साधनों में नागरिक शास्त्र, इतिहास व सामाजिक अध्ययन के अन्य विषयों का पाठ्यक्रम में समावेश है, तथा छात्रावास, जीवन संघ, छात्र संघ, छात्र स्वशासन, खेलकूद, अभिनय इत्यादि पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। अनौपचारिक साधनों में समाज सेवा, कैंप भ्रमण, मेले का आयोजन, क्लब, विद्यालय से पृथक नाट्य मंडली इत्यादि हैं। इसके लिए भी संतुलन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जनप्रतिनिधि का चुनाव करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, और अपने इस अधिकार का प्रयोग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। परंतु यदि नागरिकता का प्रशिक्षण नहीं मिला है तो व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सोच समझकर नहीं कर पाएगा। इसलिए भारत एक समाजवादी प्रजातांत्रिक देश है, या पहले ही कहा जा चुका है। नागरिकता का विकास व उसका प्रशिक्षण शिक्षा का विशिष्ट उद्देश्य है, और एक अच्छा नागरिक किसे कहा जाए, इसका निर्धारण देश विदेश की राजनीतिक शासन प्रणाली द्वारा होता है। प्रजातांत्रिक देश की शासन प्रणाली में प्रजा की सीधी भागीदारी होती है, और यह भागीदारी उसके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के माध्यम से होता है। एक देश को चलाने में प्रत्येक नागरिक स्वयं अपना योगदान दो प्रकार से देता है। प्रथम तो शासन के लिए अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करने में अपने विवेक व बुद्धि का प्रयोग करके, जिसके लिए उसे स्वयं के हितों का त्याग भी करना पड़ता है, तथा दूसरा अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियमों
व अधिनियमों का निष्ठापूर्वक पालन करके तथा अपने चुने गए नेता के बताए गए मार्ग पर चलकर किन्हीं भी नियमों का पालन करने में, स्वयं को अनुशासित करने में तथा अपनी इच्छाओं व क्रियाओं को नियंत्रित करने में पड़ता है। न्यूयॉर्क की वैधानिक समिति में कहा गया है, सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था का मुख्य कार्य छात्रों को राज्य में नागरिकता के दायित्वों को निभाने के लिए तैयार करना है, परंतु कर्तव्य पालन करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। इन सब की सम्यक अनुभूति करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जनतांत्रिक समाज व शासन में नागरिकता के प्रशिक्षण का उद्देश्य होना शिक्षा के क्षेत्र में एक आवश्यकता है। ऐसे उद्देश्य से अधिक लाभ की संभावना ही पाई जाती है यदि इस बात पर ध्यान रखा जाए कि उचित वातावरण में उचित साधनों का उपयोग किया जाए और समुन्नत दृष्टिकोण रखा जाए। भारत जैसे देश में इसकी विशेष आवश्यकता है। इसी के द्वारा नागरिकता का प्रशिक्षण पूर्ण हो सकता है। बच्चों, ये नागरिकता के प्रशिक्षण का उद्देश्य है। अब आपका अगला पॉइंट आता है ज्ञानार्जन का उद्देश्य, अर्थात नॉलेज एम। ज्ञानार्जन का अर्थ मतलब आप ज्ञान अर्जित करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों को ज्ञान प्रदान करना। प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानार्जन के उद्देश्य को विशेष महत्व प्रदान किया गया। इस उद्देश्य का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। कुछ विद्वानों ने इसे विद्या के लिए विद्या, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज कहा है। इस उद्देश्य के अनुसार बालक को अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ाकर या रटवा कर उसे प्रत्येक विषय का पंडित बनाने का प्रयास किया जाता है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में ज्ञान संचय पर अधिक बल दिया जाता है। बालकों को हजारों श्लोक रटने पड़ते हैं और इस प्रकार श्रवण, मनन और चिंतन द्वारा ज्ञान संचय पर बल दिया जाता है। इसमें बच्चों, मनुष्य की ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? ज्ञानार्जन के दो प्रयोजन हैं। ज्ञानार्जन के कितने प्रयोजन हैं? दो प्रयोजन हैं। प्रथम प्रयोजन यह है कि ज्ञान जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायता देता है और दूसरा यह कि ज्ञान जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होता है। इस प्रकार उस प्राप्त ज्ञान के कारण व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए साहित्य, संगीत, कला इत्यादि का ज्ञान जीवन में उपयोगी होने के साथ सुख, संतोष और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति जो ज्ञान अर्जित करता है उसको परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार में लाना भी आवश्यक है। इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति तथा स्थायित्व तभी संभव है जब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन किया जाए। बालक को स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उसकी पुनरावृत्ति हो और ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जाए। उसकी सफलता पर उत्साहवर्धन किया जाए। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञानार्जन शिक्षा का एक उद्देश्य बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है। ये शिक्षा का उद्देश्य है। ज्ञानार्जन उद्देश्य की आलोचना भी की गई, जिसके पक्ष में तर्क दिया गया और विपक्ष में भी तर्क दिया गया। बच्चों, ज्ञानार्जन उद्देश्य के पक्ष में क्या तर्क दिए गए? फर्स्ट, व्यक्तित्व के विकास में ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है, इसी से मनुष्य की प्रगति होती है। सेकंड, ज्ञान द्वारा ही व्यक्ति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। थर्ड, ज्ञान द्वारा ही व्यक्ति भौतिक और सामाजिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। फोर्थ, ज्ञान द्वारा उसे सुख, शांति और आनंद प्राप्त हो सकता है। फिफ्थ, ज्ञान द्वारा ही वह विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है। व्यक्ति में आत्मानुशासन की भावना जागृत होती है। शेक्सपियर ने कहा है, ज्ञान की सहायता से ही हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। 6, ज्ञान द्वारा व्यक्ति सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त कर सकता है। ऐसा सुकरात ने कहा, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवा कुछ नहीं हो सकता। ज्ञानार्जन से मस्तिष्क का विकास होता है। बेकन के अनुसार ज्ञान शक्ति है। ऐसा पक्ष में तर्क दिया गया। बच्चों, और विपक्ष में भी तर्क दिया गया। विपक्ष में यह कहा गया कि ज्ञानार्जन तथा मानसिक विकास पर अधिक बल देने से शिक्षा क्षेत्र में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। पुस्तकी ज्ञान पर अधिक जोर दिया जाता है। ये पहला विपक्षीय तर्क है। सेकंड, इस प्रकार का ज्ञान मस्तिष्क का विकास करता है, किंतु इससे व्यक्तित्व के अन्य पक्षों का विकास भली भांति नहीं हो पाता और शारीरिक विकास की उपेक्षा होती है। जबकि अरस्तु ने कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। थर्ड, इस प्रकार का ज्ञान व्यवहारिक और जीवन में सहायक नहीं होता। फोर्थ, विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त कर लेने पर भी वह भावी जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकता। फिफ्थ,
ज्ञानार्जन द्वारा जीविकोपार्जन का प्रश्न हल नहीं हो पाता। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक जोर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने पर भी व्यक्ति स्वावलंबी नहीं हो पाते। एडम्स ने कहा है कि ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान और शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं। 6 पॉइंट है, इस उद्देश्य द्वारा व्यक्ति में सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता, उसमें व्यवहार कुशलता की भावना का अभाव होता है, व्यक्ति का संतुलित विकास नहीं हो पाता। ली के अनुसार ज्ञान समझदारी के बिना मूर्खता है, विधि के बिना व्यर्थ है, दया के बिना दीवानापन है तथा धर्म के बिना मृत्यु। इस प्रकार बच्चों ज्ञानार्जन के उद्देश्य पर पक्ष और विपक्ष में विचार करने के उपरांत हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान शिक्षा प्राप्त करने का साधन हो सकता है, साध्य नहीं। अतः ज्ञानार्जन के उद्देश्य के साथ अन्य उद्देश्यों को भी महत्व देना चाहिए। ज्ञानार्जन तथा मानसिक विकास शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। बच्चों इनका ये कहना है कि शिक्षा का एक उद्देश्य ज्ञानार्जन का उद्देश्य तो है, लेकिन हम इसको एकमात्र उद्देश्य नहीं मान सकते, क्योंकि इसके अलावा भी ऐसे और बहुत से भी उद्देश्य हैं जो शिक्षा के माध्यम से दिए जाते हैं। अब बच्चों आपका अगला पॉइंट आता है शारीरिक विकास का उद्देश्य, जो मैं आपको अगले दिन पढ़ाऊँगी। तो शारीरिक विकास का उद्देश्य, क्योंकि बच्चों 12 पॉइंट्स हैं, 12 उद्देश्य हैं, जिनमें से आप बारी बारी से 3-3, 4-4 उद्देश्य ही एक बार में पढ़ सकते हैं। तो बच्चों कल मैं आपको शारीरिक विकास का उद्देश्य पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।